Aye, sir. You are moving the amendment? Moving. Amendment moved. The motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for discussion. I shall now call upon the members whose names have been received for participation for the discussion. खबर है, आप सीधा राज्यसभा से इस वक्त देख रहे थे सीधा प्रसारण, और इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली सेवा विधेयक जो है राज्यसभा में पारित हो गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन बिल 2023 कहा जा रहा है। यह आज राज्यसभा से पारित हो गया। इस विधेयक को संसद से मंजूरी मिल गई है। इसके मायने यह है कि विपक्ष को राज्यसभा में बड़ी और कड़ी हार का सामना करना पड़ा है। एक बार फिर से विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी, और इस पूरे मामले के पीछे, इस पूरे मसले के पीछे दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार थी, जो दरअसल दिल्ली में अधिकारियों का, अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार चाहती थी। लेकिन अब ये उसके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब जो है संसद से इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है। अभी ये अध्यादेश के माध्यम से, अध्यादेश के मार्फत जो है ये अधिकार एलजी के पास हैं, लेकिन अब क्योंकि ये विधेयक पारित हो गया है, अब राष्ट्रपति के पास ये हस्ताक्षर होने के लिए जाएगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद अध्यादेश की जगह ये विधेयक ले लेगा। और इसके साथ ही दिल्ली में तमाम अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर कई अधिकार राज्यपाल को मिल जाएंगे। यानी कि दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार चाहती थी, वो अब उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और इसको लेकर आज लंबे समय तक जो है बहस चली राज्यसभा में, जिसका उत्तर जो है अमित शाह ने दिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, और उसके बाद जो है इस पर वोटिंग हुई, और वोटिंग के अंदर 131 वोट इस विधेयक के पक्ष में, इस बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 102 वोट, यानी भारी अंतर है। कुल मिलाकर इस जीत का देखें तो राज्यसभा में सरकार के पास यह माना जा रहा था कि या तो बहुमत जो है बहुत थिन जो मार्जिन से उसके पास बहुमत है, लेकिन यह वोटिंग दिखाती है कि विपक्ष के एक बड़े धड़े ने, जी हां, विपक्ष की कई पार्टियों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया है। ये अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी साथ हैं, उनके ये जो विपक्ष है, कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष, उसको एक बड़ी और कड़ी हार का सामना करना पड़ा है। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, बड़ा आज का ये जो है फैसला एक तरह से देखा जाना चाहिए। एक लंबी लड़ाई चल रही थी, पहले जो है मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट के बाद जो अध्यादेश आया, सुप्रीम कोर्ट के बाद अध्यादेश आया, उसके बाद कानूनी लड़ाई, और इस ये लड़ाई पूरी जो है यहां तक हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जा रहे थे, वो जो है इसके विरोध में और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए। लेकिन आज उन्हें कड़ी हार का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे आप सर? अशोक जी, बहुत सारी पूरी मैंने चर्चा सुनी, आपने भी सुनी होगी जी। बहुत सारे तर्क वितर्क दिए गए, क्या हो रहा था वो तो है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था कि ये बिल जो है, इस पर जो लड़ाई है वो सेमीफाइनल है 24 के पहले। ये मेरा शब्द नहीं है सेमीफाइनल का, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। तो पहला जो सेमीफाइनल था उसमें तो INDIA आज हार गया, और हार ही नहीं गया। देखिए, दिन भर हम लोग जो जोड़ घटाव कर रहे थे, उसमें मैक्सिमम एनडीए की तरफ जो जा रहा था सारा जोड़ घटाव, वो 129 जा रहा था। उससे भी 2 वोट ज्यादा मिले हैं, 131। तो ये मेरा ये कहना है कि राजनीति में ठीक है, बहुत बढ़ चढ़ के बातें की जाती हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी जिसका परिणाम आपको पहले से आशंका न सही, लेकिन कैसे निश्चिंत थे आप उसको सेमीफाइनल बना दिया। तो बाकी दलों को भी सोचना चाहिए था
कि ये सेमीफाइनल का मतलब कि हम भी पराजित होंगे, और सेमीफाइनल हारने के बाद तो कोई टीम फाइनल में जाती नहीं। बिल्कुल। ये तो मैं केवल आज का निष्कर्ष कर रहा हूं कि देखिए, पहले दिन से ही मैं कह रहा था कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस दिया गया या इस कदम पे या इतने दिनों तक बायकॉट किया गया, ये अपने आप को विपक्ष एक्सपोज कर रहा था। इतने सारे बिल पास हो गए जिनका संबंध देश के 140 करोड़ से था, उन पर विपक्ष कभी चर्चा नहीं किया। और एक सर्विसेज का ये बिल, जैसे कि अमित शाह ने बहुत डिटेल में बताया, जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि संविधान में नहीं हो। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, आदेश, उसमें भी ये कहा गया था कि संसद को यह अधिकार है, सेवा से संबंधित वो कोई भी कानून बना सकती है। रामकृपाल जी, दो चीजें, रामकृपाल जी यहां पर रोककर दो चीजें आपने जो दो महत्वपूर्ण बिंदु कहे, उनमें मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि उसमें थोड़ा सा डिटेल में और बात करें। पहली बात, अरविंद केजरीवाल तो राजनीति में बहुत बढ़ चढ़कर बातें करने के लिए जाने जाते हैं, वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा, गुजरात में चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने लिख कर दे दिया कि कांग्रेस के पास 5 से कम सीटें आएंगी और आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। दोनों ही बातें उनकी जो है किस तरह से औंधे मुंह पड़ी सबको, तो वो बढ़ चढ़ के बातें करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी इसको अपनी नाक की लड़ाई बना लिया था और इसी मुद्दे पर कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के साथ, जिन दोनों का बीच जो है बिल्कुल घमासान है, बल्कि अमित शाह ने कहा भी कि भाई आम आदमी पार्टी का गठन ही कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस को डुबाने के लिए हुआ। तो इस तरह से कांग्रेस ने भी इसे, ये सब कुछ देखते हुए कांग्रेस ने भी क्यों इसे अपनी नाक की लड़ाई बना लिया था, ये जानते हुए कि यहां पर हार होगी और बाद में किरकिरी होगी? मैंने खुद यही बात कही थी कई जगह डिबेट पर, और बहुत पहले से मैं इस बात को कर रहा था कि भाई कौन सा कैलकुलेशन ऐसा है, लड़ाई आप वो लड़ो, क्योंकि देखिए 2024 में आप एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आपने आपकी कोशिश हो रही है कि सारे अपोजिशन को मिला लिया जाए, तो कम से कम 24 के पहले ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था जिसमें आपकी छीछा लेदर हो, आप बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो जाए। और कांग्रेस का जो रवैया देख रहा हूं, तो वही मैं बात कर रहा था कि केजरीवाल ने जो सेमीफाइनल की जब बात की थी, तो वो इन दलों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और बाकायदा यही कहकर केजरीवाल सबके पास गए थे कि देखिए 24 के पहले अपोजिशन को यह दिखाना चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था कि कौन से गणित से आप दिखाना चाहते हैं। तो मैं तो अब कांग्रेस, देखिए मैं वही बात कह रहा हूं कि ये तो कांग्रेस से पूछा जाए कि आपको क्या मिला आज आपने जो स्टैंड लिया उसमें मिला क्या। जो अमित शाह जी आज बात कर रहे थे, वे तमाम कानून कांग्रेस के बनाए हुए थे 93 के, अगर मैं ईयर सही कह रहा हूं तो ये कांग्रेस के ही सब बनाए हुए थे। और अमित शाह जी ने आज कहा कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और उसी संविधान के तहत उसकी विचारधारा के उसके जो निर्देश हैं उसी के तहत हम ला रहे हैं, कहीं से हम कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। यानी जो कानून कांग्रेस ने बनाए थे उन्हीं कानूनों को असंवैधानिक बताते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिया। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी साथ मिला है, और वो आम आदमी पार्टी जिसको मैं नहीं, देखिए वो वही सफल होती है और एक ही चीज पर 90% वो कांग्रेस की शक्ति को ले लेती है, तभी सफल होती है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो। तो ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की मर्जी होती है कि आप क्या चाहते हैं, आप सत्ता में आना चाहते हैं, विकल्प बनना चाहते हैं, या सीपीएम की तरह आपको इससे मतलब नहीं कि मैं पावर में आऊं या ना आऊं, आप बीजेपी को हराना चाहते हैं। दो चीज होती है। मैं हमेशा इस बात कहता था कि कांग्रेस का कैरेक्टर ये रहा, इंदिरा गांधी का से लेकर के राजीव गांधी तक, नेहरू से लेकर के, कि आप किसी को हराने के लिए नहीं होते थे, आप पॉजिटिव थिंकिंग करते थे कि हमें सत्ता में पहुंचना है। और जब आप ये बात करेंगे कि हम सत्ता की कुर्सी पर आएंगे, इंप्लाइड है विरोधी हार जाएगा। लेकिन यहां जैसे सीपीएम 70 साल से क्या कर रही है, उसको अपना सत्ता में नहीं पहुंचना है, उसको किसी भी तरह से दूसरे को हराना है, खुद सत्ता में नहीं जाना है। और अगर कांग्रेस ने यह मान लिया है कि किसी और को आगे बढ़ाना है, उसे उसके लिए कंपोस्ट बनना है,
या उर्वरक बनना है, वो फर्टिलाइजर बनना चाहती है। कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटजी। रामकृपाल जी, आपको लगता है कांग्रेस ने दरअसल जो है ये जो कदम उठाया इस मुद्दे पर, उसने ना सिर्फ अपने लिए नाक का सवाल बना लिया, आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लिया, ये उसके लिए दोहरा मारक साबित होने वाला है? क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी के साथ जाने के कारण दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस का जो काडर है, कांग्रेस के जो नेता हैं या जमीन से जुड़े, वो सख्त नाराज हैं। संदीप जो है, आपने देखा दिल्ली में जो शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी खुले तौर पर जताई। उसके बाद अजय माकन जो है नाराज थे, दिल्ली का तमाम काडर नाराज था। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाने को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेता लगातार बयान दे रहे थे। तो आपको लगता है कि एक तरफ ये जो एक कहावत है ना, प्याज भी खाए जूते भी खाए, तो कांग्रेस ने करीब करीब वही कर लिया है कि एक तरफ यहां भी प्याज भी खाए और दूसरी तरफ जूते भी खा रही है। देखिए, मैं, चूंकि ये तो कांग्रेस की रणनीति है, मैं बहुत पहले से इस बात को कह रहा कि मैंने कहा था कि यह आत्मघाती कदम होगा कांग्रेस के लिए। देखिए अशोक जी, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं और बिल्कुल वो तथ्यों पर बात करता हूं। मैं कोई राय बिना तथ्य के नहीं देता। 2004 की बात कांग्रेस करती है। देखिए 2004 में याद कीजिए, कांग्रेस को 143 सीट्स आई थी जी, और तब जानते हैं बाकी सीटें वामपंथ की एक गठरी थी करीब 40 प्लस की जो उसको मिली थी, और आंध्र और तेलंगाना कांग्रेस के साथ थे। याद कीजिए, आज आंध्र तेलंगाना कांग्रेस से निकल चुके हैं, वामपंथ खत्म हो चुका है, पंजाब और दिल्ली भी निकल चुके हैं। तो सवाल इस बात का है कि इतना सब कुछ सहने के बाद क्या स्ट्रेटजी आपकी है? कैसे आप 24 का विकल्प बनने जा रहे हैं? कहां से? तो ये तो अब ये कांग्रेस की क्या रणनीति है, देखिए वो उनकी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से जैसा आप कह रहे थे, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस का ये आत्मघाती कदम है। और आज जो कुछ हुआ है टेस्ट, इसका क्या मैसेज जाएगा पूरे देश में? बिल्कुल। और आज की बात छोड़िए, जो इनकी शर्त क्या थी, कांग्रेस की लीड तो कांग्रेस कर रही थी ना बायकॉट का। इनकी शर्त थी कि जब तक मोदी जी नहीं बोलेंगे तब तक संसद चलने नहीं देंगे। आज चली, फैसला भी हो गया, आप हार भी गए। अब कल से शुरू हो रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसमें भी मोदी जी सबसे लास्ट में बोले। तो भैया क्या मिला? आपने कौन सी शर्तें, आप जो शर्तें लगाए थे उन शर्तों को आपको छोड़ना पड़ा, और नतीजा क्या हुआ कि फाइनल अखाड़े में आप हार भी गए। तो ये जो चीजें हैं, अब मुझे तो समझ में नहीं आता कांग्रेस की स्ट्रेटेजी। लेकिन यहाँ पर रामकृपाल जी एक विषय और बड़ा, इसको पता नहीं इंटरेस्टिंग कहना चाहिए या दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहिए, जो अमेंडमेंट रखे गए थे उनमें राघव चड्ढा ने जो एक अमेंडमेंट रखा और उसमें उन्होंने बाकायदा कई सांसदों के नाम दिए स्टैंडिंग कमेटी बनाने के लिए, और जो नाम दिए, नियम यह है कि आपको जो नाम आप देते हैं उन सांसदों से आपको पहले परमिशन लेनी होती है, उनके दस्तखत करने होते हैं। लेकिन जिन लोगों के नाम उसमें लिए गए उनमें से 5 सांसद ऐसे थे जिन्होंने अपना नाम ना दिया था ना दस्तखत किए थे, और अमित शाह ने इसे कहा कि यह फर्जीवाड़ा किया गया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर संसद में भी फर्जीवाड़ा करने का गंभीर आरोप लगा दिया। तो क्या यह आम आदमी पार्टी की इमेच्योरिटी है, या वास्तव में आप किस तरह से दस्तखत करके या उन सांसदों की आप सहमति बिना लिए किस तरह से इस तरह से कागज बढ़ा सकते हैं संसद के अंदर? मैंने इसको देखा, और चूंकि देखिए ये संसद का मामला है और ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जैसा कि उपसभापति ने कहा भी कि नहीं इसकी जांच कराई जाएगी, आश्वासन दिया है। लेकिन प्राइमा फेसी जैसा आप कह रहे हैं, बात तो सही है कि अगर ऐसा है, हालांकि मैं अभी इसके बारे में, चूंकि ये सब जुडिस मैटर है, पार्लियामेंट का विशेषाधिकार होता है, मैं उसके अच्छे बुरे की टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये आप पार्टी और कांग्रेस, आप पार्टी को तो जगहसाई हो रही है, और जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो उन्हीं के खेमे के भी हैं। मतलब कुल मिलाकर के वो, और कैसे नाम लिया गया या कैसे नहीं मैं नहीं जानता हूं क्या हुआ, लेकिन ये अपने आप में बड़ा
किस तरह से संसद को और तमाम कानूनों को, संविधान को, प्रशासन को किस तरह से बड़े ऐसे, जिसको कहते हैं ना, इतना कैजुअली लिया जा रहा है कि ये अब मैं ये तो नहीं कहूंगा अनुभवहीनता है। अगर अनुभवहीनता भी है तो आपको अगर कम एक्सपीरियंस है तो बहुत सारे लोग वहां पर उम्रदराज लोग बैठे हुए हैं। हाँ, आपको उनसे एक लंबा अनुभव है और आपको आज सत्ता में आए करीब करीब 2 बार, तो क्या 3 बार आप आ चुके हैं दिल्ली में कहने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब ये सच्चाई सामने आएगी, कोई न कोई तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऐसी गफलत कैसे हो सकती है। किसी भी सांसद का नाम संसद के अंदर आप कहीं भी कर रहे हैं और आपने उससे बातचीत नहीं की है, की सहमति नहीं ली है, तो ये तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल। रामकृपाल जी, एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद आता हूं, लेकिन एक बड़ी बात जो है इस पूरे मामले में, दरअसल अपने आप को विपक्ष ने और कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से अपने आप को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने एक एक करके आम आदमी पार्टी को के जो तमाम जो उनके कारनामे थे गिनाने शुरू करे, और बात अरविंद केजरीवाल के शीश महल तक पहुंच गई, और यहां तक कि अमित शाह ने कहा कि अभी इसी वक्त शीश महल पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं, कि आप बताइए कि क्या क्या उसमें गड़बड़ियां हुई, किस तरह से। तो किस तरह से आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले में अपने आप को एक्सपोज कर लिया, और एक तरह से उनकी जो अनुभवहीनता भी है और उनकी राजनीतिक जो है समझ पर भी सवाल अब उठ रहे हैं। मैं आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे बेटा बच के। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि आप जानते हैं, संसद में, राज्यसभा में भी जो दिल्ली सेवा विधेयक है उसको मंजूरी मिल गई है। इसके मायने ये हुआ कि दरअसल विपक्ष, जो समूचा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा था, खास करके दिल्ली में सर्विसेज को लेकर, कि दिल्ली में जो सर्विस हैं और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे मामले किसके अधीन रहेंगे, उस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल और विपक्ष को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें विपक्ष जो है, जिसको माना जा रहा था कि वो एकजुट हो रहा है, उस विपक्ष भी एकजुट नहीं है, यह बात भी साफ हो गई। हमारे साथ जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो है रामकृपाल सिंह जी जुड़े हैं। रामकृपाल सिंह जी, विपक्ष में ये बात साफ है कि जो पूरा इंडिया इंडिया कहा जा रहा है कि पूरा इंडिया हो गया, पूरा विपक्ष, अब ये जो हार हुई है इसको इंडिया की हार तो हम नहीं कह सकते, इसको इंडिया अलायंस की हार ही कहना पड़ेगा। इसलिए विपक्ष को समझना पड़ेगा कि विपक्ष इंडिया नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति बार बार आएंगी और बार बार हम पत्रकारों के सामने एक दिक्कत आएगी। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया हार गया, और हमें कहना भी नहीं चाहिए, इंडिया हमेशा जीतता है, जीतता रहेगा। यह हार दरअसल इंडिया अलायंस की है। लेकिन इतनी बात तय है कि इस 131 वोटिंग में कि पूरा विपक्ष भी जो है वो कांग्रेस के साथ एकजुट नहीं है, और कहीं ना कहीं जो है विपक्ष का जो मोदी विरोधी, जो केंद्र सरकार के विरोध में एक पार्टियां हैं, उनमें से एक बड़ा धड़ा नीतियों के आधार पर मोदी सरकार के साथ खड़ा है।
अशोक जी देखिए, अभी इससे पहले आप जो कह रहे थे कि बात निकलेगी, मैं वही कह रहा था कि देखिए बात तो छेड़ी है, या तो विपक्ष ने ही है ना जो भी कुछ किया है, तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जैसा आपने कहा ना कि उसमें शीश महल भी आ गया, सारी चीजें आ गई, बिल्कुल। तो ऑब्वियस है कि जब आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात में सिग्निफिकेंट बात ये जो इसमें है कि सबको मालूम था कि राज्यसभा में एनडीए का बहुमत नहीं है। लोकसभा में तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में तो बहुमत नहीं है। तो जब आप रेस्ट अपोजिशन को यूनाइट कर रहे थे और आप कह रहे थे कि हम 26 हैं और उन्होंने 38, और बार बार ये कहा जाता था इसमें तो कोई सांसद ही नहीं है, कोई सांसद ही नहीं है। चलिए उनके नहीं थे, लेकिन उस सदन में भी आज एनडीए जीत गया जहां विपक्ष बहुमत में था, है। तो और मैं इसको, जैसे आप कह रहे हैं कि देखिए अभी कुछ दिन पहले ही INDIA जो भी नाम रखा उसको एक रखा और उस नाम को लेकर के पूरा एक जश्न मनाया जा रहा था। अरे तो आपको इतना भी आभास नहीं था क्या? इतना एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे कि ऐसा कुछ न करें कि अभी जो हम उत्साह में लड्डू बांट रहे हैं कि हमने बड़ी भारी सफलता प्राप्त कर ली है, कहीं ऐसा ना हो इस पर वज्रपात हो जाए। और क्योंकि आप ही कह रहे हैं इसको सेमीफाइनल, तो कल को ये सवाल, ये जवाब तो विपक्ष को देना है ना कि क्या सोच के लड़े थे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हम तो ये लड़ाई सिंबॉलिक थी, तो सिंबॉलिक रखते हैं ना, फिर उसको सेमीफाइनल कहने क्या जरूरत थी? लोकतंत्र में पहले भी ऐसा हुआ है कि जानते हुए, जैसे कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उस पर आपको मालूम है, वो कहते हैं कि हमें मालूम है कि हम आपको हरा नहीं पाएंगे, लेकिन वहां आप ये ईमानदारी की बात लेके जाते हो, उसको सेमीफाइनल आप नहीं कहेंगे जी। लेकिन इसको सेमीफाइनल बता रहे थे, कहीं ना कहीं आपको था कि हम राज्यसभा में इसको नहीं पारित होने थे। मैं वही कह रहा हूं कि आप गणित में भी फेल हो रहे हैं, जमीन पर जो लड़ाई है उसमें भी आप कहीं नहीं है। हो सकता है कि आपने कोई भविष्य का कैलकुलेट किया हो। नीतीश जी ने जैसे कहा था एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट, मैं हमेशा इस बात को मानता रहा कि राइट वर्सेस लेफ्ट अगर होता है तो निश्चित तौर पर, जैसे होता है दो जगह पे, पार्टी का नाम कुछ दे दीजिए, लेकिन जब 36 पार्टियां 38 पार्टियां बीजेपी के साथ हैं और आपके पास इतना है, तो अपोजिशन कहां हुआ यूनाइट? बिल्कुल बिल्कुल, अपोजिशन क्लियरली डिवाइडेड है। बिल्कुल। तो पूरी तरह से अपोजिशन ने, दरअसल कह सकते हैं इस पूरे मामले में जो विपक्ष था कांग्रेस के नेतृत्व में, आम आदमी पार्टी जिस तरह से आई और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर एकजुट होने की कोशिश की, और आज मुझे ऐसा जी लगता है, मुझे पता नहीं है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, क्योंकि देखिए जो कैलकुलेशन 1 to 9 का था कि ये होगा, तो 2 वोट अगर उसमें से बढ़े हैं, बिल्कुल तो बढ़े हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, कैलकुलेशन में एनडीए की तरफ नहीं आ रहे। हाँ एकदम, क्रॉस वोटिंग भी इसमें हो सकती है और हो सकता है कि कुछ लोग ने एब्सटेन भी इसमें किया, अभी चीजें सामने आएंगी, कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, लेकिन किसी ने कहा हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इसीलिए एक कुल मिलाकर जो है विपक्ष की रणनीति जो है, विपक्ष दरअसल ना नंबर गेम में, ना राजनीति में, ना रणनीति में कहीं से भी जो है वो मैच्योरिटी दिखाता हुआ नहीं दिख रहा है, और इसलिए उसको बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। अब ये सेमीफाइनल हार है, लेकिन कल से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी और उम्मीद ये तय मानिए, अविश्वास प्रस्ताव पर भी ये तय है कि उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन इतना भी तय है कि जिस तरह से आज अमित शाह ने एक एक करके एक्सपोज किया अरविंद केजरीवाल की सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, उनके शीश महल को, केजरीवाल और कांग्रेस के रिश्तों को, उसी तरह से अब मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास होगा अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए कि वो विपक्ष को एक बार फिर से एक्सपोज करें। तो इस तरह से विपक्ष को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। रणनीति और जो पूरी चुनावी उनकी जो राजनीति है वो पूरी तरह से फिलहाल फ्लॉप दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए। नमस्कार।